हेलो टीचर डॉक्टर, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है एनिमल किंगडम। आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाली हूँ जंतु जगत के बारे में। किसके बारे में? जंतु, हिंदी में इसे कहा जाता है जंतु जगत। क्या कहा जाता है? जंतु जगत कह दो या प्राणी जगत। तो आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए और आपका जो प्लांट किंगडम टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है। उसके जो एमसीक्यू है वो आपको सुबह की क्लास में मिलेंगे। जो आवृत पीजी हमारा जो टॉपिक पीछे क्लास में फिनिश हुआ इससे पहले, उसके जो भी एमसीक्यू बनेंगे वो आपको सुबह की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत को कैसे विभाजित किया गया है, किसके आधार पर किया गया है। ठीक है, तो वो सभी पॉइंट हम आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको क्लास कंप्लीट देखनी है। आज की क्लास आप लोग कंप्लीट देखेंगे तभी आपको आगे की क्लासें समझ में आएगी। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं आज एनिमल किंगडम पर। तो बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। पहली बात तो आज की जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है, पार्ट नंबर 1 है। वैसे तो जंतु जगत जो है उसे कैसे बांटा गया है? जंतु जगत उनके शारीरिक संरचना, उनके शरीर को देखकर जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आधारित वर्गीकरण जब उनका किया गया तो कई वर्गों में इनको कई संघों में इनको रखा गया है। कई संघ यानी कई फाइलम में इनको रखा गया है। तो मुख्यतः जो आपके फाइलम है वो आपके 11 है। टोटल जो फाइलम है यानी कि जंतु जगत के अंतर्गत जो भी प्राणी आते हैं उनको 11 फाइलम में रखा गया है। कितने में? 11 यानी कि 11 फाइलम्स में इनको रखा गया है। कितने फाइलम मुख्यतः है? 11। और ये 11 फाइलम आपको याद होने चाहिए एक क्रम से। सबसे मतलब क्योंकि ये क्रम आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन है उसके बाद कौन, एक क्रम से लगाइए। तब आपको सभी फाइलम 11 एक सीक्वेंस से याद, क्रम से याद होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपका आता है जैसे पॉरीफेरा। जंतु जगत को 11 फाइलम में बांटा गया है। कितने फाइलम में बांटा गया? 11। और 11 के नाम हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद सिलेंटेटा या निडेरिया, निडेरिया उसके बाद आपका टीनोफेरा, टीनोफेरा के बाद प्लेटी एल्मिंथीज, प्लेटी एल्मिंथीज के बाद एसके एल्मिंथीज, एसके एल्मिंथीज के बाद फिर आपका आता है एनिलिडा, एनिलिडा के बाद फिर आपका आता है आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इस प्रकार से ये 11 फाइलम आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि ये क्रम आपसे पूछा जाता है। सबसे ऐसे पूछा जाएगा कि क्रम से लगाइए किसके बाद कौन आया है। तो सबसे पहले पॉरीफेरा, उसके बाद सिलेंटेटा या निडेरिया, फिर टीनोफेरा, प्लेटी एल्मिंथीज, एसके एल्मिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इस प्रकार से जंतु जगत को 11 फाइलम में बांटा गया है। कितने फाइलम में बांटा गया? 11 संघ में इनको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जंतु जगत के अंतर्गत जो भी प्राणी आते हैं वो सभी आपके यूकैरियोटिक कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, साथ ही साथ आपके कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लें। जबकि इससे पीछे वाले जो आपके थे प्लांट किंगडम, पादप जगत में जो भी पादप आते थे वो हमारे सभी कैसे थे? यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय थे। ठीक है, और आपको पता है पहले से ही कि ये जो वर्गीकरण किया हुआ था वो किसके द्वारा किया था? आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार। ये जो वर्गीकरण किया हुआ है वो किसके अनुसार किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, 5 क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपका किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, फिर उसके बाद आपका आता है किंगडम एनिमिलिया। तो 4 जो आपके जगत है वो हम फिनिश कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से विद एमसीक्यू के साथ हम आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज आपका ये लास्ट बचा हुआ है वो भी कौन सा? एनिमल किंगडम। और ये जो वर्गीकरण है वो आपको पता है आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार किया गया था। किसके अनुसार किया गया था? आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार ये 5 जगत वर्गीकरण दिया हुआ था।
तो अब आपको इतनी बात पता चल गई कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, साथ ही साथ ये बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनकी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, इनकी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप जो हमारे थे उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती। इनमें कोशिका भित्ति की जगह पर यानी केंद्र क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका भित्ति आपकी नहीं पाई जाती है। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल आपकी पाई जाती थी। तो इतने पॉइंट आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना अच्छी तरीके से। और ये 11 फाइलम आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। हम आपको इसी से आगे जब एक एक फाइलम करके आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार हम फिर रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद आपका सिलेंट्रेटा या निडेरिया, फिर उसके बाद टीनोफेरा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, उसके बाद आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इस प्रकार से आपको सभी याद होने चाहिए। देखो एक ट्रिक्स आप बना सकते हो। ट्रिक जैसे है पी से क्या है, पी यहाँ पर पी और यहाँ से ले लो सी ये एक सी आपकी ये है। टीनोफेरा में जो सी होती है वो साइलेंट होती है, लेकिन आपको सी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर सी निडेरिया में आ रही है, ये सी साइलेंट है, ठीक है। तो पी सी, उसके बाद पी ए, तो पी ए, ठीक है। उसके बाद आपकी एम ई एच सी, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो। ए या तीन आप एनिलिडा को बताओ ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे नहीं करना आपको। सबसे पहले एनिलिडा आए थे, एनिलिडा के बाद फिर आर्थ्रोपोडा आए, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से कोई ट्रिक्स बना लेना। हमें ऐसे याद हो गए पी सी सी, पी ट्रिपल ए और पी सी टू, पी ए 3 और एम ई एच सी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। करना अपनी तरफ से कोई ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना हमको। यदि आपको कोई ट्रिक याद पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, नहीं तो आपको इसी प्रकार से सभी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा प्रमुख जीव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। मुख्यतः जीव जो है आपके वो ये है। तो ये मुख्यतः जीव आपको सभी के पता होने चाहिए। पहली बात, सबसे पहले आपको इनके 11 के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आपको प्रमुख जीवों के नाम पता होने चाहिए 11 के, ठीक है। तो बात करते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंतर्गत हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे डिटेल से बाद में। पहले आपको पता कर लेना है कि पॉरीफेरा में प्रमुख जीव कौन सा आता है। तो ये सबसे प्रिमिटिव होता है, सबसे मतलब प्राथमिक, जो सबसे पहले हमारी पृथ्वी पे जो जीव आए थे वो कौन थे, पॉरीफेरा। प्राणी जगत में जो सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई थी उसमें से सबसे पहले आपके कौन आए थे, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में आपका स्पंज आता है जो बहुत स्पंज तरीके बिल्कुल सोखता की तरह से होता है, और दूसरा आपका आता है साइकोन, स्पंज और साइकोन। ये दोनों ही आपके पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इसके अंतर्गत आपका हाइड्रा और जेलीफिश आता है। पूछे जाते हैं कि निम्न में से हाइड्रा किस संघ में रखा गया है, तो हाइड्रा को किस संघ में रखा गया है, सिलेंट्रेटा या निडेरिया में रखा गया है। बात करते हैं टीनोफेरा की। तो टीनोफेरा में आपके आते हैं टीनोप्लाना। क्या आता है, टीनो से आप याद कर लें, टीनोफेरा और टीनोप्लाना लगभग एक ही शब्द मिल रहा है। तो आप टीनोप्लाना जो आपका है वो टीनोफेरा के अंतर्गत आता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन आता है, तो फीता कृमि, जिसे टैप वर्म भी कहा जाता है। जैसे आपका टैप होता है, इंच टैप जो होता है नापने के लिए प्रयोग किया जाता है मशीन में, कपड़े को नापने के लिए, वो उसी की तरह से ये कीड़ा होता है फीता कृमि, जिसे क्या कहा जाता है, टैप वर्म कहा जाता है, या इसे चपटे कृमि भी कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको चपटे कृमि भी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थीज के अंतर्गत आपका एस्केरिस आता है, जिसे क्या कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल कृमि। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये वर्गीकरण जो किया गया है, जो किसके आधार पर किया गया, कैसे बांटा गया इनको। ऐसे थोड़ा बांट दिया गया कि इसे पॉलीफेरा में रख दो, इसे एस्के हेल्मिन्थीज रख दो, हमको कॉर्डेटा में रख दो। मनुष्य जो आता है वो कॉर्डेटा में आता है। तो कैसे रखा गया, किसके आधार पर रखा गया है, ये भी हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है,
इस क्लास को यदि आप लोग अच्छे से देखोगे और आगे की क्लास देखोगे तभी आपको ये संघ समझ में आएंगे सही से। जब हम एक एक करके इनको पढ़ाएंगे तभी आप अच्छे समझ पाओगे। जब आज की क्लास और कल की क्लास आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहना, आगे बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एस के हेलमिंथीज। तो एस के हेलमिंथीज के अंतर्गत आपका एस्केरिस, जिसे गोल कृमि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोल कृमि। बात करते हैं एनीलिडा। एनीलिडा जो होता है उसके अंतर्गत आपका केचुआ आता है और जोंक आता है। केचुआ और जोंक। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आपने आसपास के जितने भी कीड़े मकोड़े, कीट, बिच्छू, मकड़ी, मधुमक्खी, ततैया, जो भी आपने देखी हो अपने घर के आसपास, घरेलू मक्खी, ये सभी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ पूछा जाए, सबसे बड़ा फाइलम यानी सबसे ज्यादा जो जीवों की संख्या है वो किस संघ में रखी गई है? तो वो आपकी आर्थ्रोपोडा। लगभग 60 लाख जीवों को इनको रखा है। 60 लाख अभी खोजे नहीं गए, लेकिन 60 लाख कम से कम जीव इसमें के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी कीट आपके होते हैं सभी आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। बिच्छू हुआ, मक्खी हुआ, ततैया, मधुमक्खी, ये सभी इसी के अंतर्गत रखे। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, यहाँ पर आप एक और लिख सकते हो कॉकरोच। कॉकरोच जो आपका तिलचट्टा होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं मोलिस्का। मोलिस्का के अंतर्गत जो आपके आते हैं वो घोंगा, पाइला, ऑक्टोपस। घोंगा, पाइला और ऑक्टोपस जो आपके जीव है वो आपके मोलिस्का के अंतर्गत रखे गए। बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत स्टार फिश आती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि स्टार फिश को किस में रखा गया है, किस संघ में रखा गया है, किस फाइलम में रखा गया। तो स्टार फिश को इकाइनोडर्मेटा में रखा है, जिसे तारा मछली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा मछली। इसे तारा मछली के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा, 10वें नंबर। हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आपका आता है बेलेनोग्लॉसिस। क्या आता है? बेलेनोग्लॉसिस नाम का एक जीव होता है जो आपके हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंतर्गत आपका मछली हुआ, सांप हुआ और मनुष्य हुआ। यानी कि जो हम लोग जो भी है सभी किसके अंतर्गत रखे गए? संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आपके रखे गए। और आपसे पूछा भी जाता है कि कॉर्डेटा के अंतर्गत मनुष्य के किस संघ में रखा गया है? तो मनुष्य को कॉर्डेटा के संघ में रखा गया, कॉर्डेटा में रखा गया है। तो देखो एक बात यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं, जो आपका ये ट्रिक आप याद कर लेना, PCC PAA यानी PC2 PA3 MEHC। और आपको कोई ट्रिक्स पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग 11 फाइलों, जितने भी नाम ये 11 फाइलें जो भी हमने लिखे हुए सबके नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखोगे। वो भी कब? जब आपको याद हो जाए। बिना देख के लिखोगे, देख कर नहीं लिखोगे। कॉपी से नकल करके नहीं लिखना है, बिना देखे पहले याद करना आपको है। और याद करने के बाद तब आपको 11 फाइलें प्लस उनके एक एक उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, देखिए हमारा सबसे अच्छा आंसर कौन देता है हमारे प्यारे स्टूडेंट में। चलिए, तो देखो एक बात यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं कि इन जो पॉलीफेरा होते हैं, ये पॉलीफेरा आपका जो होता है पॉलीफेरा से लेकर और जो आपके हेमिकॉर्डेटा तक, पॉलीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक जो भी संघ आपके हैं वो सभी आपके नॉन कॉर्डेट्स कहे जाते हैं, अकशेरुकी कहे जाते हैं। नॉन कॉर्डेट्स ये भी एक क्लासिफिकेशन है, यानी आधारी वर्गीकरण है। तो एक वर्गीकरण हम आपको यही बता देते हैं। ये आपका पहला वर्गीकरण मान लो कि इनकी पृष्ठ रज्जु यानी कॉर्डेट के आधार पर इनको जब देखा गया पृष्ठ रज्जु के आधार पर किसमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है। तो पॉलीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक ये सभी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स माने जाते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि अकशेरुकी, अकशेरुकी कैसे होते हैं? अकशेरुकी होते हैं, यानी कि कशेरुक नहीं पाई जाती। जबकि बचा हुआ जो आपका 11वां है कॉर्डेटा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो आपके कशेरुकी होते हैं, कॉर्डेट्स कहे जाते हैं। तो एक वर्गीकरण तो इसके आधार पर इनको रखा गया है। ठीक है, और बाकी के वो भी हम आपको बताएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
और ये 11 फाइलम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 11 फाइलम के नाम आपको अच्छे से याद, प्लस उनके जो भी प्रमुख जीव बताए उनके सभी के नाम पता होने चाहिए। और जो आपका जंतु जगत है ये यूकैरियोटिक होता है और बहुकोशिकीय होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल जो होता है, पर्णहरित जो होता है, वो भी आपका नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब बात करेंगे आगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्हें कैसे बांटा गया है कि पॉलीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको कैसे यहाँ पर रखा गया है, सिलिंड्रेटा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको कैसे रखा गया है, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो 11 फाइलम आपकी जो बांटी गई हैं वो किसके आधार पर बांटी गई हैं, यानी कि उनका वर्गीकरण का आधार क्या बेसिस है उनका। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का आधार क्या है, किसके आधार पर उनको बांटा गया है। तो देखो कुछ हमने यहाँ पर आधार लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और एक बात हम आपसे बोलना चाहती हूँ, शुरुआत में हमने आपसे नहीं कहा, लेकिन ये जो एनिमल किंगडम है यहाँ से सीपी नेट 2018 में कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आपके आए थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपी नेट क्या, बाकी के जितने भी एग्जाम्स है आपके, बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, आरयूएचएस, जीएसबीएम है, बीएचयू है, और किसी भी एग्जाम की तैयारी एनीबॉडी आप कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सीपी नेट की हम बात कर रहे हैं, उसमें इससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे सन 2018 में। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग लगातार हमारे साथ देखते रहना, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और हम आपको वो सभी पॉइंट बताने की कोशिश भी करूंगी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार क्या है। तो पहला आधार जो देखा गया वो शरीर के संगठन, शरीर संगठन का स्तर यानी कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शरीर संगठन कैसा उनका है, शरीर संगठन का जो स्तर है वो कैसा है। उसके बाद देखा गया उनकी सममिति कैसी है, सिमेट्री कैसी है उनकी। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सममिति पर। ठीक है, उसके बाद जननिक स्तर यानी कि जर्मिनल लेयर देखी गई उनकी, ये कैसा है, डाइप्लास्टिक है या ट्रिपोप्लास्टिक है। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रगुहा, इनकी सीलोम कैसी होती है। उसके बाद बात करेंगे खंडी भवन, सीमेंटेशन और पृष्ठरज्जु के बारे में तो अभी हम आपको बता चुके हैं। इस आधार पर तो पॉरीफेरा से लेकर और हेमिकोर्डेटा तक, पॉरीफेरा से लेकर और हेमिकोर्डेटा तक के जो जीव होते हैं वो आपके सभी कैसे होते हैं, अकशेरुकी होते हैं। कैसे होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, यानी कि नॉन कॉर्डेट्स कहे जाते हैं। अकशेरुकी, इनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है, बचा हुआ जो आपका लास्ट वाला था 11वां फाइलम जिसे कहते हैं कॉर्डेटा। क्या कहते हैं, कॉर्डेटा। ये आपका कैसा होता है, कशेरुकी होता है, यानी कॉर्डेट्स होता है। तो ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और लास्ट आपका है परिसंचरण तंत्र। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसमें कैसा है, बंद किसमें है, खुला किसमें है। तो अभी हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे वो आपका शरीर संगठन के स्तर, ये अभी बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा आपका सिमेट्री के बारे में आपको बताएंगे और तीसरा आपको हम परिसंचरण तंत्र के बारे में बताएंगे। पृष्ठरज्जु के बारे में हम आपको बता चुकी हूँ। बचे हुए जो आपके जननिक स्तर, प्रगुहा और खंडी भवन, ये तीनों हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये तीन जो आपके शरीर संगठन के स्तर, समिति किसमें कैसी होती है, पॉरीफेरा में कैसी होती है, आर्थ्रोपोडा में कैसी होती है, ये अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर संगठन के स्तर, यानी इनका शरीर कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको पता है किसी का शरीर बनना है तो उस शरीर के लिए सबसे छोटी इकाई जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है, जीवन की इकाई हमारी है, वो क्या है, कोशिका होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। वर्गीकरण का आधार जब देखा तो किसके आधार पर इनको बांटा गया 11 फाइलों में, तो इनके आधार पर इनको बांटा गया है। किसी समिति कैसी है, हरी समिति किसमें पाई जाती है, रेडियल किसमें होती है, द्विपार्श्व समिति किसमें होती है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। ठीक है,
तो चलिए आगे बात करते हैं। एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं किसका, शरीर संगठन के स्तर, यानी इनका शरीर संगठन जब देखा गया, उनका स्तर देखा गया तो कैसा था। तो देखो कोई भी शरीर बनेगा तो सबसे पहले क्या, कोशिका ही तो बनेगी। कोशिका उनकी, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। और कोशिका से मिलकर क्या बनते, ऊतक। कोशिका से मिलकर क्या बनते, ऊतक यानी कि टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर आपके क्या बनते, अंग यानी कि ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र से तब कहीं शरीर का निर्माण होता है, तब किसी जीव का निर्माण होता है। ये बात आपको पहले से पता है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन सा संघ है इनमें से जिसमें कोशिका स्तर पाया जाता है, जिनमें सेलुलर स्तर यानी सेल स्तर पाया जाता है, वो आपका कौन सा संघ ऐसा है। तो जो आपका सबसे प्रिमिटिव जो था कौन सा, पोरिफेरा। जो आपका पोरिफेरा संघ था, संघ पोरिफेरा, उसका जो शरीर स्तर है वो आपका कोशिका स्तर है, उसमें कोशिकाओं से वह बना हुआ होता है। जो पोरिफेरा संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो आपके किसके बने, कैसे उनका जो स्तर होता है शरीर का वो कैसा होता है, वो आपका कोशिका स्तर होता है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें ऊतक नहीं पाया जाता है। ऊतक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, तो क्या आप इसे ऊतक कहेंगे, ये ऊतक नहीं है। अभी ये कोशिकाएं है लेकिन ये ऊतक नहीं है। आप ये समझते हो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये जो कोशिकाएं होती है जब तक इनके बीच में ये लेयर ना हो, ये लेयर नहीं, जबकि इनके बीच में ऐसी परत ना हो बीच में जेलिन, तब तक ये ऊतक नहीं बन सकता है। तो ये इसे ऊतक नहीं कहेंगे। ऊतक जब तक ये बीच में ये लेयर नहीं आएगी, बीच में कुछ होगा नहीं, इसके बीच में ये जो लेयर हमने आपको दिखाई, परत जो आपकी है चारों तरफ, ये जब होगी इसमें तभी ये ऊतक बनेगा, ठीक है। तभी ये कोशिकाओं का समूह होगा, तभी ये ऊतक बनेगा। लेकिन जब तक ये ऐसा है, ऐसी कोशिकाएं जब तक आपकी फैली हुई है तब तक ये ऊतक नहीं है। तो पोरिफेरा का जो शरीर है आपका वो कैसा है, कोशिकीय स्तर है। कैसा स्तर है, कोशिकाओं से बना हुआ होता है ये, और इसमें ऊतक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। इसके अंतर्गत जो जीव आता है, जीव जो आते हैं वो अधिकांश कैसे होते हैं, स्पंज होते हैं। कैसे कहे जाते हैं, स्पंज। स्पंज के बारे में हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे जब आपको पोरिफेरा पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं कि ऊतक स्तर किसका होता है। तो उसके आगे वाले जो आपके होंगे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और आपका जो दूसरा आपका जो हमने बताया था उसके आने वाला टिनोफोरा। ये दोनों का जो इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका जो शरीर होता है वो ऊतक स्तर का होता है। उनका जो शरीर होता है वो ऊतकों से बनकर मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ऊतकों से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा का जो शरीर संगठन है वो कैसा होता है, ऊतक स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है, या अंग का होता है, अंग स्तर का होता है, या अंग तंत्र स्तर का होता है। तो आप क्या बताओगे, ये ऊतक स्तर का होता है। कैसा होता है, ऊतक स्तर होता है इसका। यानी इनका जो शरीर होता है वो ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊतक से मिलकर अंग, यानी विकास हुआ धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अंग बन गए। पॉलीफेरा तो बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही प्राथमिक जीव है। उनके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, और वो अधिकांश जो जीव होते हैं इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो सभी आपके एक्वाटिक होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, जलीय। ज्यादातर जो जीव होते हैं वो सभी जलीय होते हैं। ये जानकारी हम आपको आगे देंगे चल के, ठीक है। तो अभी जो भी बता रहे हैं इनको दिमाग में फिट करते हुए चलना। बिल्कुल एक एक बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऊतक स्तर किसका है, सिलिंड्रेटा और टिनोफेरा। सिलिंड्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। सिलिंड्रेटा को क्या कहा जाता है, निडेरिया भी कहा जाता है, ठीक है, निडेरिया। अब बात करते हैं अंग स्तर किसका होता है। अंग किसमें होते हैं, अंग स्तर किस संघ का होता है। तो अंग स्तर जो आपका होता है वो प्लेटी हेलमिंथीज का होता है। अंग स्तर जो आपका होता है वो किसका होता है, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत जो जीव आता है जिसे चपटी किरण कहा जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज।
प्लेटी हेलमिंथीज यानी कि चपटे कृमि जिसे कहा जाता है, चपटे कृमि, चपटे कृमि। जो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं उनका जो शरीर होता है, उनका जो शरीर संगठन होता है वो कैसा होता है, अंग स्तर होता है। कैसा होता है, अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि यहाँ से अंग बनना स्टार्ट हो गई। प्लेटी हेलमिंथीज आपसे पूछा जा सकता है कि अंग बनना किस अंग से स्टार्ट हुए, तो अंग बनना जो आपके है वो प्लेटी हेलमिंथीज से स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ऊतक से क्या बने, अंग। देखो धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब बात करेंगे अंग तंत्र किसमें पाया जाता है, तो प्लेटी हेलमिंथीज के आगे वाले जितने भी है, एस के हेलमिंथीज से लेकर, एस के हेलमिंथीज से लेकर, एस के हेलमिंथीज से लेकर वो कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा, एस के हेलमिंथीज से लेकर वो कॉर्डेटा तक के जो भी संघबीज के हमारे एस के हेलमिंथीज के बीच के जो एस के हेलमिंथीज से लेकर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये सभी आपके अंग तंत्र, यानी इनके शरीर में अंग तंत्र उपस्थित होता है, इनके ऑर्गन सिस्टम इनमें पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि अंग किसमें, अंगों से मिलकर किसका शरीर बना है, तो प्लेटी हेलमिंथीज का। उसके आगे वाले जो भी संघ आते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, इनकी ऑर्गन सिस्टम उनमें पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। ओके, अंग किसमें, तो प्लेटी हेलमिंथीज। ऊतक स्तर किसका है, तो सिलिंड्रेटा और तीनों फेरा का है। और कोशिका स्तर किसका है, पहले इन कोशिकाओं से मिलकर कौन बना, कोशिका किसके शरीर में पाई जाती है, तो सबसे प्रिमिटिव जो आपका है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो सभी कोशिका, उनका जो शरीर संगठन होता है वो कोशिका स्तर का होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपके अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, इनका शरीर संगठन कैसा होता है। अब बात करेंगे सिमेट्री पर। जो सममिति होती है वो कैसी होती है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर जो हमने आधार रखा है यहाँ पर, वो आपका क्या है, सममिति। सममिति यानी कि सिमेट्री इनकी कैसी होती है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि किसकी सिमेट्री कैसी होती है, किसकी सममिति कैसी होती है, कैसे इनको बांटा गया। जब एक केंद्रीय अक्ष से कोई रेखा खींची जाए अच्छे से, तो उन्हें कैसे समूह भागों में बट रहा है या नहीं बट रहा है, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते, तो उनके आधार पर उनको रखा गया है। तो कैसे देखो, कैसे इनको बांटा गया फाइलम को, 11 फाइलम को कैसे सममिति के आधार पर बांटा गया है। तो देखो सममिति को इंग्लिश में कहा जाता है सिमेट्री। क्या कहा जाता है, सिमेट्री। और सिमेट्री को 3 भागों में हमने यहाँ पर बांटा हुआ है, 3 प्रकार की। असममिति पाई जाती है किसी में, अरिसमिति और द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति, असममिति यानी कि एसिमेट्री, अरिसमिति यानी कि रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। अब आपको पहले सबसे पहले तो याद कर लेना। देखो आपसे परिभाषा पूछी नहीं जाएगी, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अरिसमिति किस में पाई जाती है या द्विपार्श्व समिति किस में पाई जाती है, तो आपको ये ओनली याद करना है और याद तो करना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं असमिति की। तो असमिति जो होती है, एसिमेट्री जो होती है, जो आपका सबसे पहला जो संघ आया था पॉरीफेरा, पॉरीफेरा जो आपका होता है उसमें असमिति होती है। पॉरीफेरा के अंदर जो जीव रखे गए हैं उनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो आपकी असमिति होती है। असमिति क्या होती है अभी हम आपको बताएंगे, अच्छे से थोड़ा समझा देंगे जिससे आप कभी ना भूलो। उसके बाद करते हैं अरिसमिति। तो असमिति किसमें पाई जाती है, स्पंज में पाई जाती है, यानी कि पॉलीफेरा के अंदर जो जीव आते हैं उनमें कौन सी समिति होती है, तो असमिति होती है, उनमें असमिति होती है। बात करते हैं रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, तो उसके आगे वाले जो होंगे, उसके आगे वाले जैसे आपका सिलिंड्रेटा और टोनीफोरा, सिलिंड्रेट और टोनीफेरा के अंदर जो जीव आते हैं वो उनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी होती है, अरिसमिति होती है। अभी हम आपको फिगर से दिखा देंगे और समझा देंगे कि अरिसमिति होता क्या है। सिर्फ अभी आप इतना याद कर लो कि अरिसमिति किसमें पाई जाती है, तो सिलिंड्रेट और टोनीफेरा में अरिसमिति आपकी पाई जाती है। ठीक है, अरिसमिति आपकी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि द्विपार्श्व समिति किसमें पाई जाती है, तो बाइलेटरल जो सिमेट्री है, तो टोनीफेरा के बाद कौन आता है, प्लेटी हेलमिंथीज। तो प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर और कॉर्डेटा तक
प्लेटी हेलमिंथी से लेकर कॉर्डेटा तक जो भी जीव आते हैं उन सभी में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो अब आपको याद हो चुका होगा, सबसे पहले पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कैसी समिति है, तो उसमें असमिति है, यानी किसी भी प्रकार की समिति नहीं पाई जाती है, एसिमेट्री होता है वो। दूसरे नंबर पे सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा और टोनीफेरा दोनों भाई भाई, सिलिंड्रेटा और टोनीफेरा दोनों भाई भाई है, उनमें दोनों में ही आपकी कैसी समिति पाई जाती है, तो उन दोनों में अरीय समिति पाई जाती है, यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाकी के बचे हुए जितने भी है प्लेटी हेलमिंथी से लेकर और कॉर्डेटा तक जितने भी जीव है आपके, उन सभी में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। कैसी समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समिति याद हो चुकी होगी। और शरीर संगठन के स्तर पर कैसे बांटा गया तो वो भी हमने आपको याद करा दिया। जो पॉलीफेरा होता है उसमें कोशिका स्तर होता है, उसके बाद सिलिंड्रेटा और टोनीफेरा जो आपका था उसमें ऊतक स्तर पाया जाता था, और उसके आगे आपका अंग वाले में प्लेटी हेलमिंथी जाता था। अंग स्तर किसका था, ऑर्गन जो लेयर, ऑर्गन जो आपके पाए जाते वो किसमें, प्लेटी हेलमिंथी में थे। उसके बाद के जितने भी थे आपके संघ, उन सभी में अंग तंत्र उपस्थित थे, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता था। प्लेटी हेलमिंथी के बाद एस्के हेलमिंथी से लेकर और कॉर्डेटा तक जितने भी आपके सभी थे, उन सभी में कैसा था, अंग तंत्र उपस्थित था। तो दो आपको आधार अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग एक दो बार इसे रिवाइज करोगे तो पक्का 100% आपको याद हो जाएगा, और याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और जितना भी हम आपको बता रहे हैं इतने से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लगातार हमारे साथ देखते रहना। अब बात करते हैं कि असमिति क्या होती है। तो असमिति का मतलब होता है जब केंद्रकीय भाग से, किसी केंद्रकीय भाग से, किसी बीज केंद्र को लेकर केंद्रकीय भाग से गुजरने वाली कोई भी रेखा जंतु को दो बराबर भागों में विभाजित न करती हो, दो बराबर भागों में वह विभाजित न करती हो, तो ऐसी सिमेट्री को असमिति कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्पंज, स्पंज को हम जो बीच से कोई सिमेट्री या बीच से कोई रेखा खींचेंगे तो ये दो बराबर भागों में नहीं बढ़ती है। इसका फिगर हमने कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, आप लोग फिगर बुक में देख सकते हो। आपके पास बुक रखी होगी तो आप उसमें देख लेना। इसका फिगर लगभग इसी प्रकार से स्पंज का होता है। ये स्पंज है आपका जो संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। इसे कहीं से भी रेखा खींचो तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, तो ऐसी सिमेट्री को असमिति कहा जाता है। असमिति किसमें पाई जाती है, तो पॉरीफेरा यानी कि स्पंज में पाई जाती है। और सिलिंड्रेटा और टोनीफेरा में अरीय समिति यानी कि रेडियल सिमेट्री होती है। ये क्या होती है अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के। द्विपार्श्व समिति किसमें पाई जाती है, तो प्लेटी हेलमिंथी से लेकर और कॉर्डेटा तक, प्लेटी हेलमिंथी से लेकर और कॉर्डेटा तक जो आपकी होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करेंगे अरीय समिति क्या होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे द्विपार्श्व समिति, उसके बाद बचा हुआ आपका है परिसंचरण, ठीक है। परिसंचरण कैसा होता है, किसमें कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड अरीय समिति यानी कि रेडियल सिमेट्री। तो देखो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो जब कोई केंद्रीय अक्ष से यानी केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली कोई रेखा, कोई भी रेखा हो यानी बड़ी कितनी भी रेखाएं हो, कोई भी रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर दे, दो समरूप भागों में उसे विभाजित कर दे, कोई भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली कोई भी रेखा उसे समरूप दो भागों में विभाजित कर देती है, तो ऐसी समिति को अरीय समिति कहा जाता है, यानी कि रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। दो समरूप भागों में विभाजित कर दे, कोई भी रेखा खींचो और वो दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से दो समान भागों में विभाजित हो जाए, अभी हम आपको फिगर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा यहाँ पर, जो आपको पता चल जाएगा कि इस रेडियल सिमेट्री कैसी होती है। कितनी भी रेखा उनमें खींची जाए और वो दो समरूप भागों में विभाजित हो जाती है, तो ऐसी समिति को अरीय समिति कहा जाता है। आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी, ओनली आपको ये याद करना है कि कौन कौन सी अरीय समिति किस संघ में पाई जाती है। तो वो आपके सिलिंड्रेटा जैसे कि हाइड्रा, ये हाइड्रा का कुछ हमने फिगर बनाया,
देखो कला हमारी थोड़ा ज्यादा बेहतरीन नहीं है, इसलिए हम आपको ज्यादा अच्छा नहीं बना पाए, इसके लिए सो सॉरी। कोशिश करती हूँ हमेशा कि अच्छी से अच्छी कला बनाई, आर्ट अपनी अच्छी की जाए, मेरी हो जाए, जिससे हम आपको और अच्छे से समझा सके। हमेशा कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन वो अच्छी नहीं हो पा रही। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि और अच्छा आपको बनाया जाए। चित्र जो भी फिगर बायोलॉजी में आते हैं वो और अच्छे से बनाए जाए, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, लेकिन हम इसे कमजोरी नहीं मानते। हम आगे कोशिश करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सीख जाएंगे, हमें पक्का पता है। ठीक है, तो हमने ये हाइड्रा का थोड़ा फिगर बनाया, ये इसके टेंटिकल्स निकले हुए जिन्हें निडोनोब्लास्ट कहते हैं। और ये जब इसे दो समरूप भागों में विभाजित की हो जाती है, कोई भी रेखा खींची जाए तो वो दो समरूप भागों में विभाजित हो जाए, तो इसे हम कहते हैं क्या, अरी समिति। जैसे कि सिलिंड्रेटा और टोनीफेरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो सभी में कैसे होती है, अरी समिति पाई जाती है। जैसे कि हाइड्रा, आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रा में कैसी समिति होती है, तो हाइड्रा में अरीय समिति पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब लास्ट हमारी बची हुई है कौन सी, द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति का मतलब क्या होता है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। द्विपार्श्व समिति, तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अरीय समिति क्या होता है, इसका फिगर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारी है कौन सी थी, द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति हमने आपको बताया प्लेटी एमिनिटी से लेकर और आपकी कहां तक है, द्विपार्श्व समिति कोऑर्डिनेटा तक। द्विपार्श्व समिति यानी बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, तो ये जो आपकी सिमेट्री होती है इसका मतलब होता है जब किसी प्राणी शरीर को किसी एक तल द्वारा दो समरूप दाएं और बाएं, यानी कि जैसे कि मनुष्य का शरीर है और मनुष्य के शरीर जो होता है वो आपका द्विपार्श्व समिति होती है, उसमें होती है। कैसे, जैसे मनुष्य का शरीर है, इसे दो समरूप भागों में विभाजित किया जाए। समरूप शरीर जब यहाँ से जैसे ये केंद्रीय अक्ष हमने मान लिया और यहाँ से हम इसे दो भागों में विभाजित कर रहे, दाएं बाएं दोनों में पूरा बराबर विभाजित होगा। एक कान इधर चला जाएगा, एक कान इधर, आधी आधी नाक हो जाएगी, एक एक आंख हो जाएगी, और बीच से बिल्कुल जैसे हमने यहाँ से हम काट दे, माना कि हम इसे काट दे तो क्या ये बराबर हो जाएगा, बराबर तो हुआ नहीं हमारा। तो द्विपार्श्व समिति का मतलब होता है जब उसे क्या किया जाए, दो समरूप दाएं बाएं भाग बराबर बट जाए, दायां भाग और बायां भाग बिल्कुल बराबर बट जाए, तो इसे कहते हैं द्विपार्श्व समिति। क्या कहते हैं, द्विपार्श्व समिति, यानी कि दो पार्श्व का मतलब क्या होता है, किनारे, तो दोनों किनारे जो आपके हो वो बिल्कुल बराबर हो। कैसे हो, बराबर। जैसे हम मनुष्य हुआ, मनुष्य को उदाहरण ले लेते हैं, मनुष्य को हम जब बीच से इसे काटेंगे, यहाँ से जब काटेंगे इसे, तो एक केंद्रीय अक्ष जब हम खींचेंगे रेखा कोई, तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। एक कान इधर चला जाएगा, एक कान इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, दूसरा पैर इधर, तो ये बिल्कुल दायां बायां बराबर बटेगा, तो इसे कहते हैं द्विपार्श्व समिति। क्या कहते हैं, द्विपार्श्व समिति। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी कि द्विपार्श्व समिति क्या होती है। जब किसी प्राणी को, किसी प्राणी शरीर को किसी केंद्रीय अक्ष से कोई रेखा खींचते हैं तो वह दो समरूप दाएं बाएं भाग में बराबर बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं द्विपार्श्व समिति। तो ये आपकी किस में होती है, तो ये हमने आपको बताई प्लेटी एमिनिटी से लेकर और कोऑर्डिनेटा तक। कोऑर्डिनेटा तक जितने भी जीव आते हैं उन सभी में आपकी कैसी होती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरा आधार हमने आपको बताया था परिसंचरण। परिसंचरण पर भी चर्चा आज ही कर लेंगे। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो कैसा होता है, इनमें पॉलीफेरा से लेकर और कोऑर्डिनेटा तक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनका होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार का। एक खुला परिसंचरण, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है। दूसरा आपका होता है बंद परिसंचरण यानी कि क्लोज, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा, खुला यानी कि ओपन टाइप एक होता है और दूसरा आपका है क्लोज्ड। कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज्ड टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं कि खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है। तो जब किसी के शरीर कोई प्राणी कोई जंतु है उसका जो रुधिर होता है किसी
वाहिनी रुधिर के यानी किसी धमनी या सिरा उसमें नहीं पाई जाती। हृदय के द्वारा सीधा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हृदय के द्वारा कोई रक्त जो होता है वो शरीर में ऐसे ही बिना वाहिनी सिराओं के छोड़ दिया जाता है। कोई वाहिनी नहीं, यानी कोई धमनी नहीं, कोई सिरा नहीं होती है, तो इसे कहते हैं खुला परिसंचरण। क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण। यानी कि जब किसी प्राणी के शरीर का जो रक्त होता है वो हृदय के द्वारा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हृदय के द्वारा, जैसे ये हृदय हमने बनाया, ये हृदय हमारा, और इसके द्वारा जो भी रक्त आता है वो ऐसी कोशिका में छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही कोशिका में छोड़ दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है क्या? खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है आर्थोपोडा में। किसमें पाया जाता है? आर्थोपोडा जो होता है, आर्थोपोडा, आर्थोपोडा। और साथ ही साथ आर्थोपोडा के बाद जो आपका आता है खुला पर मोलिस्का में, मोलिस्का, मोलिस्का, आर्थोपोडा, मोलिस्का और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इन सभी में आपका जो होता है वो खुला परिसंचरण होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आर्थोपोडा में, जैसे आपने बता दिया तिलचट्टा, कॉकरोच, तो आपसे पूछा जाएगा कॉकरोच में कैसा परिसंचरण होता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा होता है? उनमें किसी भी प्रकार की धमनी सिरा नहीं पाई जाती। ऐसे जीव जिनमें रक्त के ले जाने के लिए धमनी और सिरा केशिकाएं नहीं पाई जाती है, उनका जो रुधिर जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? खुला परिसंचरण कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण जिनके शरीर, ऐसे प्राणी जिनके शरीर के अंदर, प्राणियों के शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? धमनी होती हो, इनके जो खुला परिसंचरण तंत्र के अंदर जो जीव आते हैं, आर्थोपोडा, आर्थोपोडा में जो कोशिकाएं जो ऊतक पाए जाते हैं संघीय जीवों में, वो ऐसी इसी रक्त में डूबे रहते हैं। उनकी जो कोशिकाएं होती है, ऊतक होते हैं, वो रक्त में डूबे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? डूबे हुए, क्योंकि उनमें कुछ ही नहीं है, उनमें कोई धमनी नहीं, कोई सिरा नहीं, इस रक्त है वो ऐसे ही फैला हुआ है। ठीक है, कोई धमनी सिरा नहीं पाई जाती है। जबकि इसमें क्या होता है बंद में? तो इसमें धमनी होती है, धमनी होती है, सिरा होती है और केशिकाएं होती है। रक्त को हृदय से रक्त को ले जाने और ले जाने में प्लस वापस ले जाने में, पहले ले आने में फिर उसे वापस ले जाने में धमनी और सिरा काम करती है। धमनी और सिरा, और कोशिका तक ले जाने में केशिकाएं। एक कोशिका तक, यदि आपका कोशिका को उसका रक्त जा रहा है, कोशिका के द्वारा जो रक्त जाएगा, जैसे कोई धमनी आई, ये धमनी माना कि हमारी आई किसी कहीं से, तो ये कोशिका के अंदर जो रक्त जाएगा वो केशिकाओं के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है, पतली बिल्कुल धागे नुमा जो संरचनाएं होती है, उसी के अंदर हमारा रक्त जाना है। यानी कि इनको क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। उसके बाद कुछ धमनी केशिकाएं होती है, कुछ सिराएं केशिकाएं होती है। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें धमनी, सिरा और केशिकाएं पाई जाती है। यानी कि उनके शरीर में रक्त को ले जाने के लिए धमनी, सिरा और केशिकाएं उपस्थित होती है, जिनके द्वारा उनका रक्त का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है बंद परिसंचरण। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में आपका आता है सबसे पहले एनीलिडा। क्या आता है? एनीलिडा। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, बंद परिसंचरण में जो आपका आता है वो एनीलिडा, एनीलिडा और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एनीलिडा हुआ, कॉर्डेटा संघ हुआ। इनमें जो आपका रक्त परिसंचरण होता है वो कैसा होता है? बंद परिसंचरण होता है। बंद परिसंचरण तंत्र में बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? बंद रक्त परिसंचरण में पाया जाता है। और इनका रक्त परिसंचरण आपको पता है भिन्न भिन्न भागों से होता है, जैसे धमनी, सिरा और रक्त केशिकाओं से। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट आपको बता देते हैं। एनीलिडा से लेकर आपका एक आपसे पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो एनीलिडा से लेकर और कॉर्डेटा तक, एनीलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। एनीलिडा से लेकर और कॉर्डेटा तक जो होता है वो उनमें परिसंचरण जो तंत्र होता है वो उपस्थित होता है सभी में। और चाहे आपका खुला हो चाहे बंद हो, लेकिन उसके ऊपर वाला जो है, उसके ऊपर जो भी आपके पॉरीफेरा से लेकर और जो आपके कहां तक, पॉरीफेरा से लेकर और एस के हेलमिंथीज तक, पॉरीफेरा से लेकर और एस के हेलमिंथीज तक, पॉरीफेरा से लेकर और एस के हेलमिंथीज तक, एस के
हेलमिंथी तक, इनमें जो परिसंचरण तंत्र है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि अब्सेंट होता है। तो ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि पोरीफेरा में क्या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कोई मतलब नहीं उसमें, क्योंकि उसमें कोशिका ही स्तर है। कैसा स्तर था? कोशिका, क्योंकि उसमें तंत्र बने ही नहीं थे। तंत्र जो बनना स्टार्ट हुए वो कहां से बनना स्टार्ट हुए? एस्के हेलमिंथीज के बाद, एस्के हेलमिंथीज के बाद, एस्के हेलमिंथीज से फिर उसके बाद आपके जो ये परिसंचरण जो होता है वो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक उपस्थित होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे कि बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया था, तो एनिलिडा कॉर्डेटा में हुआ, और एक मोलिस्का का गढ़ है और इसमें गढ़ आता उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आप सिर्फ दो याद कर लें, एनिलिडा और कॉर्डेटा। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तो आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का और इकाइनोडर्मेटा, इनमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये पॉइंट आपसे कई बार पूछा भी गया कि आर्थ्रोपोडा में कैसा खुला परिसंचरण, कैसा तंत्र होता है, तो उसमें कैसा होता है? खुला होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज अच्छे समझ में आ चुकी होंगी कि सिमेट्री क्या होती है, किसमें कैसी पाई जाती है, शरीर संगठन कैसा होता है, और वो 11 फाइलम के नाम, 11 फाइलम प्लस उनके प्रमुख जीव। हमने आपसे बोला हुआ था कि 11 फाइलम के नाम आपको याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के देने, और साथ ही साथ एक एक उदाहरण, ये आपको काम घर से करके कमेंट, ये पहले याद करना है घर पे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो। आपको 11 फाइलम अच्छे से याद होने चाहिए, पहली बात तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बचे हुए जो वर्गीकरण, आधारी वर्गीकरण है, जो आपका बचे हुए जो भी बचे, जैसे आपका खंडी भवन बचा हुआ है और आपका जो लेयर है वो कैसी होती है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर अभी आप न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे, कुछ पढ़ने को मिला हो, सीखने को मिला हो, कुछ सीख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।